शहरी निकाय और सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल जी। राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने, शहरी निकायों को मजबूत ढांचे और बेहतर सुविधाओं से जोड़ने और आपदा प्रबंधन को त्वरित और प्रभावी बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दौर में शहरों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और नागरिक सुविधाएं देने की दिशा में उनकी नीतियां जमीनी असर दिखा रही हैं। सिविल एविएशन सेक्टर में भी राज्य को नई कनेक्टिविटी और विकास के अवसरों से जोड़ने की सोच उनके विजन का हिस्सा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी मोनिका ठाकुर और मैं। विपुल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट के इस मंच पर। रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, इतने सारे विभाग, इतनी सारी जिम्मेदारियां, लेकिन आपके सफर से हम शुरुआत करते हैं। बिजनेस से राजनेता और फिर मंत्री, क्या सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, बिजनेसमैन वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करता ही है। लेकिन मैं बहुत पहले से पार्टी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा हूँ, लेकिन एक मंत्री के नाते और एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के नाते चुनौतियाँ बहुत आती हैं। और जब मैं पहली बार 2014 के अंदर में चुनाव जीता और मैं लगभग 47,600 वोटों से चुनाव जीता, और जब मंत्री बनकर मैं पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने शहर में गया तो वहां पर 50,000 से ज्यादा बड़े लोगों का हुजूम था। तो देखकर खुशी भी हो रही थी और एक अंदर से एक सोच और एक कश्मकश चल रही थी कि इतने सारे लोग ये आपको वेलकम करने सिर्फ नहीं आए, ये आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, आपको इनके लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, इनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा, नहीं तो ये भीड़ छटने में टाइम नहीं लगता। तो आप उन सब लोगों के सहयोग से और मेरी पार्टी के आशीर्वाद से हम अच्छा कर पाए। और दूसरी बार फिर विपुल गोयल जब चुनाव लड़ा, उस जो मार्जिन के डिफरेंस को उससे ज्यादा करने का काम फरीदाबाद की जनता ने किया। मैं अब की बार 48,000 से ज्यादा वोटों से वहां से जीता। तो इससे लगता है कि उनकी उम्मीदों पर विपुल गोयल खरा उतरा, और आज भी वही चुनौती है कि विपुल गोयल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और रोज नए डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसमें रोज नए नए मोड़ आते हैं, नई नई चुनौतियां होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जैसा नेतृत्व और पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हो तो उन चुनौतियों को हम इजीली कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, विपुल जी, लाडू लक्ष्मी योजना की बात करते हैं जो कि बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुई, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो धोखा आपने महिलाओं को दिया है, क्योंकि इस योजना के जरिए आपने महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का वादा किया था। अब जो विपक्ष कह रहा है कि आपने शर्तें लगा दी है इसमें, तो ये तो धोखा है। देखिए, मतलब मैं सोचता हूं कि उन लोगों को ये इस तरीके की बातें करते हुए, क्योंकि वो भी एक सामाजिक जिम्मेदारी पर है, तो उन्हें जरा भी अपने आचरण को नहीं देखते, अपना किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में भी नहीं सोचते। मतलब उन्हें जरा भी क्या बोलूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे शब्द भी नहीं यूज कर सकता कि उन्हें आत्मचिंतन के साथ साथ थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। क्योंकि उनकी स्टेट में, हिमाचल के अंदर जब चुनाव हुआ, उन्होंने भी औरतों को मानदेय देने की बात की, उन्होंने भी कर्नाटक के अंदर मानदेय देने की बात की, तेलंगाना के अंदर भी की, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनी और पहले साल, 1 साल से भी कम समय में लाडो लक्ष्मी योजना को चालू करके हमारी बहनों के अकाउंट के अंदर पैसे पहुंचाने का
काम आज 8 लाख से ज्यादा महिलाएं उसके लिए जो उससे लाभान्वित हो रही हैं। और पोर्टल अभी बंद नहीं हुआ, रेगुलर पोर्टल खुला हुआ है और उसमें एवरीडे अमेंडमेंट करने का काम जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। किसी माता का जो शिशु है, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है 10th क्लास का 12th क्लास का 80% से ज्यादा मार्क्स लेता है, तो वो भी चाहे उसकी इनकम 1,80,000 है तो भी उसके अंदर वो उसको काउंट किया जाता है। अगर कोई कुपोषण से शिकार के बच्चे हैं, उनकी माता है, उसको भी उसके अंदर सम्मिलित करने का काम करते हैं। और अन्य रोज अमेंडमेंट करके उसको और बेटर किया जा रहा कि ज्यादा से ज्यादा रीच हो। और एवरीडे सैकड़ों हजारों की संख्या में उस पोर्टल पर आमंत्रण आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं और उनको ऐड करके संख्या को बढ़ाया जा रहा है। विपुल जी, आपके पास क्योंकि आपदा प्रबंधन आप मंत्री भी हैं, फरीदाबाद से आप आते हैं। हाल ही में नोएडा में जो एक घटना हुई, युवराज, एसडीआरएफ हो, स्थानीय पुलिस हो, फायर ब्रिगेड की टीम्स हो, अपने पिता के सामने युवराज ने दम तोड़ दिया। कोशिशें जरूर हुई लेकिन उस तरीके से नहीं हुई। क्योंकि आपके पास ये डिपार्टमेंट है, आप किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की कोई घटना हरियाणा में ना हो? क्योंकि ये एक ऐसी घटना है, ये तो हाल ही की घटना है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। नहीं, मैंने उस घटना को न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, मैंने उसे टीवी पर भी देखा। उसके बारे में वो बहुत दुखद घटना थी। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उसके लिए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने एसआईटी भी गठित की। एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई, उसके अंदर फायर ब्रिगेड और जो आपदा प्रबंधन के कुछ लोगों को दोषी भी पाया गया और उनको, मैं समझता हूं, उनको सजा भी जो है मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो आपदा प्रबंधन के अंदर जितने भी जो लोग हैं उनको मल्टीपल इक्विप्ड किया जाता है कि हर समस्या से वो लोग जूझ सके। कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं है उसका कि वो लोग तो इंस्टेंट किसी भी तरीके की आपदा आ सकती है, उससे निजात पाने के लिए, उससे जूझने के लिए उन लोगों को तैयार और ट्रेंड किया जाता है। और नए नए इक्विपमेंट की बात है, आज हरियाणा सरकार ने अभी टेंडर लगाकर इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 250 करोड़ के नए इक्विपमेंट, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसके लिए 104 मंजिल तक जा सके, ऐसी लिफ्टें 90 मंजिल तक जा सके, ऐसी क्रेन्स और डिफरेंट तरीके के आग के अंदर वो एक ऐसा सूट पहन करके जिससे कि किसी भी वर्कर को कोई हानि ना हो और रोबोटिक तरीके से हम फायर फाइटिंग पर काबू पा सकें। और अन्य जो इक्विपमेंट्स है वो खरीदने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है और इसमें रेगुलर परिवर्तन करने का काम हम लोग करते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा का जो आपदा प्रबंधन विभाग है बहुत चाक चौबंद है। हमने अनेकों बिल्डिंग, नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एक बहुत बड़ी लंबी सूची लिस्ट है जिसे कि हम सैकड़ों करोड़ की लागत से नए प्रिक्योर करने का काम कर रहे हैं। विपुल जी, आपने इक्विपमेंट की बात की, लेकिन जो विभाग आपदा से लड़ने के लिए ही बना था वो बचा नहीं पाए, जैसा कि हमने जिक्र किया यहाँ पर इस ताजा घटना का। आपको नहीं लगता कि इक्विपमेंट से ज्यादा यहाँ पर संवेदनशील होना चाहिए? इसके अलावा ट्रेनिंग की ज्यादा आवश्यकता है। मैंने वही कहा ना कि वो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए उन लोगों को इक्विप नहीं किया जाता। वो लोग मल्टीपल स्थिति के अंदर, हर तरीके की स्थिति से वो, और बाकी संवेदनशीलता और एक अपनी जिम्मेवारी का बोध होना वो एक बहुत जरूरी है। एक ह्यूमैनिटेरियन सोच होना वो बहुत जरूरी है। ऐसा तो होना ही चाहिए। एक मानव के लिए जब हेल्प करता है और खासकर उसकी ड्यूटी हो तो वो ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए कि उसकी उस पर निजात पालें। तो ऐसी स्थिति के लिए भी मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा इस तरीके से एक लेसन भी मिलता है और आगे इसको और बेटर किया जाए। संवेदनशीलता और उन लोगों को मोटिवेशनल लेक्चर हम लोग शुरू कर सकें, उनको और इस तरीके की ट्रेनिंग दे सकें, इस पर हम लोगों ने एक काम करने का निर्णय लिया। एक कमेटी भी हम लोग गठित कर रहे हैं और इस तरीके से हम और बेटर उन लोगों को ह्यूमन फ्रेंडली बना सकें, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ाव उनका कर सकें। इस तरीके का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर कई बार जो है शिकायतें मिलती आती हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर और इस तरीके के चीजें आगे ना हो आगे आने वाले वक्त में सरकार का क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब लोग तहसीलों के अंदर जाते हैं
शुरुआत वहां से होती है जब कोर्ट के अंदर लोग उस भ्रष्टाचार का सामना करते हैं। इसके लिए नायब सैनी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति बिल्कुल साफ है, जीरो टॉलरेंस नीति है। उसके तहत अभी हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसके अंदर हरियाणा पहला राज्य बना, हम लोगों ने पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने का काम किया, जो कि सफलतापूर्वक हम लोग 90% से ज्यादा सक्सेस रेट उसके अंदर हमें मिल चुका है। इसके अलावा पिछले 1-1.25 साल के अंदर हमने सैकड़ों पटवारी से लेकर जो अन्य चाहे कानून को हो चाहे तहसीलदार हो, उनको चार्जशीट करने का काम, उनको सस्पेंड करने का काम एक बड़ी मात्रा में किया। उसके अलावा एक और नया काम जो आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, जो हरियाणा सरकार कर रही है, कि जिस तरीके से पासपोर्ट केंद्र हैं या जिस तरीके से वीजा जब हम लोग आने जाते हैं कि थर्ड पार्टी उसका इंस्पेक्शन करती है और उसे एक बार फाइनल करने के बाद वो अप्रूव हो जाता है और आपको पासपोर्ट आपके घर आ जाता है या वीजा आपके घर आ जाता है। उसी तरीके से स्मार्ट तहसीलों का निर्माण भी हम लोग बड़ी तेजी से करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको देखेगा कि स्मार्ट तहसीलें जहां लोगों को सुविधा भी मिलेगी और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार वहां उससे हम बच सकें, इसकी और रेगुलर काम चल रहा है। और डे बाय डे हरियाणा की तहसीलें पिछले 1-1.25 साल में बहुत बेटर हुई हैं और बेटर की ओर हम लोग चल रहे हैं। जी विपुल जी, आपके पास सरकार के कई अहम मंत्रालय हैं, उन विभागों के मंत्री होने के नाते हरियाणा को विकास की राह पर ले जाने के लिए आपका रोड मैप क्या है और कितना लक्ष्य अभी तक आपने हासिल किया है? देखिए, ये आपकी बात ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जो रेवेन्यू मिनिस्ट्री है उससे तो 100% हरियाणा के लोगों का जुड़ाव रहता है और जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें भी हम हरियाणा की 55% लोगों को टच करने का काम करते हैं। तो उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा है, उनके लिए डिलीवर भी ज्यादा करना पड़ता है और उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, ऐसा भी ध्यान रखने की बात है। तो रेगुलर एक बहुत बड़ा विजन, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर हो, सभी सुविधाओं को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन करना कि लोगों को घर बैठे उससे सुविधा मिल सके। और स्वच्छता की बात, जो एक सबसे पहला इम्पैक्ट होता है स्वच्छता की बात, और मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो स्वच्छता की रैंकिंग है, हम 14वें नंबर पे थे। अभी वो रैंकिंग का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उसे हम 7वें नंबर पर हम लोग आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे हम 1 और 2 नंबर पर स्वच्छता के अंदर रहेंगे। उसके लिए हमने बहुत बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमने नई आरएफपी बनाकर नई डोर टू डोर के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, नई स्वच्छता प्रणाली शुरू करी है। लेगेसी वेस्ट, जो एक पड़ा हुआ कचरा होता है जो सालों से पड़ा हुआ है, उसको 1 लाख टन कचरे को उठाने के हम लोगों ने टेंडर दे दिए कि जीरो लेगेसी वेस्ट हो जाए। और नए नए डेवलपमेंट के तहत, चाहे पार्कों के हो बेटर करने की बात हो, चाहे तहसीलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की बात हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। आपने देखा हिसार एयरपोर्ट, वहां से रेगुलर नई नई फ्लाइटें चालू हो जाए, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे कलकत्ता की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, और चाहे अब नांदेड़ साहिब की बात हो, वहां से हम लोग चंडीगढ़ की बात हो, वहां से हम फ्लाइटें चालू कर रहे हैं। और रेगुलर ये लगा हुआ है, ये जो प्रयास चालू है कि ज्यादा से ज्यादा उसे लोगों के लिए कनेक्टिव बनाएं। तो मैं समझता हूं कि सभी और ध्यान है और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में उसके बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिविल एविएशन मंत्रालय भी आपके पास है और आपने देखा कि किस तरीके से हालिया दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुए हैं, हादसे हुए हैं, विमान हादसे। जो लोग हैं जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करवाएंगे और हिसार के अलावा और क्या कुछ पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स या एयरपोर्ट्स? देखिए, ये सुरक्षा की बात है। सुरक्षा के लिए डीजीसीए एक बड़ा डिपार्टमेंट है वो, और बड़े सारे पैरामीटर्स को देश के सभी एयरपोर्ट उस पर अप्लाई करने का काम करते हैं। उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग फ्लाइंग सिस्टम जो है चलता है। लेकिन ये हादसे, परसों भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक, जिनका वहां पर स्वर्गवास भी हो गया, और पीछे भी आपने देखा गुजरात के अंदर भी हुआ। इट इज एन एक्सीडेंट, ये कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के सारे जितने भी आप लोगों ने देखा पैमाने, चाहे वो गुजरात एयरपोर्ट की बात हो, चाहे परसों बारामती में हुआ, इसमें कहीं भी लैकिंग, कहीं ऐसा नहीं था कि सिस्टम की लैकिंग है या कुछ है, लेकिन एक्सीडेंट है, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं, वेरियस बातें, रीजंस हो सकते हैं, तो वो है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा का जो एयरपोर्ट हिसार है वो वेल इक्विप्ड एयरपोर्ट है।
चाहे हमारा भिवानी का एयरपोर्ट हो, चाहे हमारा आने वाले दिनों में अंबाला का एयरपोर्ट हो, चाहे करनाल की एयर स्ट्रिप हो, चाहे पंचकुला की एयर स्ट्रिप हो, सभी पर जितने भी उपकरण हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, सभी को लागू किया गया है। और हम आने वाले दिनों में एयर टैक्सी चलाने का काम हेलीकॉप्टर की सेवा से, चाहे हमारे जो देवी देवताओं के प्रमुख स्थान है, चाहे सालासर की बात हो, चाहे बालाजी की बात हो, वहां पर हम लोग हेली सेवा चलाने की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग माता के दर्शन करने जा सकें पंचकुला से, इस तरीके की सेवाएं भी जल्दी से शुरू कर रहे हैं। और चंडीगढ़ टू दिल्ली और फरीदाबाद भी हेली सेवाएं चल सकें, इसके लिए भी बड़ी तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने पूरा ये रोड मैप बताया है। अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने ब्राह्मणों पर एक टिप्पणी की थी जिस पर काफी विवाद हुआ। देखिए, जो ब्राह्मणों पर टिप्पणी, जो तोड़ मरोड़ कर, एआई का जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। आज विपुल गोयल की बजाय किसी और को बैठा दिखा दो कि वो ये बात कर रहा है। जो बातें थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, उसका क्लियर करने का काम या सच्चाई को बताने का काम मैंने किया। और ब्राह्मण समाज एक सम्मानित समाज है। मैं और मेरा परिवार, क्या सभी लोग हम ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। ऐसी कोई भी किसी तरीके की बातें ना हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हुआ। जो क्लैरिटी थी वो हो गई और इसको एकदम तरीके से क्लियर हो गया। विपुल गोयल जी, क्योंकि आपने बारामती में जो हादसा हुआ, अजीत दादा को आज पूरा देश याद भी कर रहा है। विपक्ष की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बेहद किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, साजिश का आरोप उन्होंने लगाया है। इस वक्त पर इस तरीके का बयान देना, विपक्ष का एसआईआर को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े करना, और उसके बाद आपका तो विजय रथ बढ़ता ही गया, यहां से बिहार, बिहार से अब महाराष्ट्र। आप इन बयानों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष की तो बात क्या करें। अगर वो ठीक काम करें तो, अगर जांच ना करें तो वोट चोरी का आरोप, अगर जांच कर दें तो भी एसआईआर पर, अरे भाई, जो पात्र व्यक्ति होगा उसी को तो वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना। जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा उसको ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए ना। और एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं की। ये सन 1952 से एसआईआर का जो इंस्पेक्शन होता रहा है, पिछले कुछ सालों के अंदर नहीं हुआ तो उसको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और रही इनके बयानों की बातें, तो विपक्ष के बयानों की तो बात ही क्या कहनी। आप मतलब इस स्थिति में ये बात कहना कि इसमें कोई साजिश नजर आती है, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान है। कि एक्सीडेंट के अंदर तो अभी जो गुजरात के अंदर एक्सीडेंट हुआ उसमें भी कोई साजिश थी क्या? मतलब इस तरीके की बातें इतने जिम्मेदाराना पद पर बैठकर, और जब इनके कोल्यूशन, इनके जो फेस है, इनके नेता हैं, वही जब ऐसी बात कहते हैं, हरियाणा की जनता, उन्होंने हरियाणा की सरकार पर या हरियाणा के सिस्टम पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने हरियाणा की 2,80,00,000 जनता पर उन्हें झूठा करार देने का आरोप लगाया। और जनता अच्छे तरीके से जानती है। और एक एक बात का BLA 2 ने जब जवाब दिया, सारी बातें, सारे रिजल्ट सामने आए, तो वो लोग छोड़ भागे, कोई चर्चा नहीं करते। अगर उनको ऐसा ही लग रहा है तो वो कोर्ट के अंदर जाते, अपनी बातों को कहते, वहां पर नहीं जाएंगे। आज विधानसभा के अंदर बात हुई, जब इस पर चर्चा कराई गई वोट चोरी पर, कि वोट चोरी पर चर्चा, या क्योंकि जब हरियाणा के अंदर, हरियाणा पर आप आरोप लगा रहे हो, जब चर्चा करते हैं तो वो जवाब सुनने को तैयार नहीं, चर्चा में भाग लेने को तैयार नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया चले गए। वो एक गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक व्यवहार आज विपक्ष का है। कोई भी सकारात्मक भूमिका, अभी परसों तरसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विपक्ष के विधायकों को भी आमंत्रित किया कि बजट पे चर्चा करो, कोई बात हमसे छूट जाए आप हमें सुझाव दीजिए, आप बताइए कि बजट को कैसे बेटर किया जाए, कैसे सर्वस्पर्शी किया जाए। आप बाद में माइक लेकर बोलते हुए फिरोगे भी ये नहीं किया, आप अभी बता दीजिए, हम उसे सम्मिलित कर लेंगे। लेकिन एक भी विधायक विपक्ष का वहां पर नहीं आया, एक ने भी सुझाव नहीं दिया। और आप देखेंगे जिस दिन बजट आएगा उस दिन आप लोगों के चैनल पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने का काम करेंगे। ये ढोंग करते हैं, ये काम नहीं करते, ये कोई सकारात्मकता नहीं है, ये सिर्फ ढोंग और दिखावा करने का काम हमारे विपक्ष के लोग पर ये मुद्दा हमेशा उठता है। विपुल जी, आप कहते हैं कि जो जी राम जी योजना है वो मनरेगा से बेहतर है। विपक्ष ये कह रहा है कि 8 लाख मनरेगा मजदूर पंजीकृत है, जिसमें से 2100 को ही 100 दिन का रोजगार मिला। मैंने कहा ना, विपक्ष की बातों का तो अगर इसकी तथ्य पर जाएंगे, 8 लाख से ज्यादा लोग
इस पे जी राम जी पर, मनरेगा पर लाभान्वित होते हैं। और जी राम जी जो है, सिर्फ मनरेगा था वो किसी को काम देने की गारंटी, लेकिन जी राम जी है एक सकारात्मक डेवलपमेंट की राजनीति। आज जी राम जी के तहत गांवों का समुचित विकास हो सके, उसमें एसेट क्रिएशन हो सके, उसका एक विकास, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वहां पर हो सके, जी राम जी को इसलिए किया गया। और 100 दिन नहीं, 125 दिन करने का काम माने प्रधानमंत्री जी ने इसके अमेंडमेंट के अंदर किया है। लेकिन उस बात को समझने को तैयार नहीं है, वो सिर्फ बहकाना, भड़काना, उल्टी सीधी बातें करना, और जब तथ्य पर कहेंगे जी राम जी पर डिबेट करो तो डिबेट करने को तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी राम जी पर जवाब दे रहे थे, विपक्ष उठकर भाग गया, सारा का सारा चला गया, नहीं हमने तो आरोप लगाए थे, लिखकर भेज देना। तो इनका आचरण देश की जनता भी देख रही है। यही तो कारण है कि आज इनका क्या हाल हो रहा है। हरियाणा के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ, अब बिहार के अंदर ताजा ताजा जिस तरीके की बड़े बड़े, महाराष्ट्र के अंदर हुआ, और नहीं बिहार में तो ताजा ताजा आप लोग देख रहे हो किस तरीके की बातें। वहां तो वोट चोरी की बातें लगाई थी, तो वहां तो इनके हिसाब से वोटों की डकैती हो गई। इतनी सारी वोटें लोगों ने दे दी, इतनी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके पार्टनर्स को जीतने को मिली है। तो इसलिए इनकी कोई बातें नहीं है, बिल्कुल निराधार बातें करते हैं। राहुल गांधी जी को कोई लिखा लिखाया एक दे जाता है इनकरेक्ट सा एक पेपर, वो उसी को बोलकर अपने आप को सोचते हैं हाँ जी मैं बहुत बड़ा 30 मार्क का हो गया, मैंने बहुत बड़ी बातें कर ली। लेकिन उसके डिटेल में जब जाते हैं तो फिर कोई बातें नहीं मिलती। उसको देने के बाद विदेश चले जाएंगे, उसको देने के बाद बाहर चले जाएंगे, डिबेट नहीं करेंगे। और जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज है, भाई आप इलेक्शन कमीशन के अंदर जाइए, आप कोर्ट के अंदर जाइए, आप कोई नोटिस दीजिए, वो सब नहीं करेंगे। सिर्फ इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट करेंगे, प्रेस के लोगों को बुलाएंगे। वो तो कहते हैं कि आप लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, वो तो कहते हैं आप लोग ज्यादा मार्केटिंग करते हैं, आपसे सीखा है उन्होंने। हम अपने काम को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो देश है 140 से 150 करोड़ का देश है, इस तक पहुंचाने के लिए वेरियस माध्यम चाहिए। सोशल मीडिया भी चाहिए, मीडिया भी चाहिए, प्रिंट मीडिया भी चाहिए, और लोगों तक उनकी जरूरत के लिए जो जो अमेंडमेंट देश के प्रधानमंत्री करते हैं वो लोगों तक पहुंचे, देश के मुख्यमंत्री करते हैं वो लोगों तक पहुंचे। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। वो लोग भ्रम फैलाने के लिए काम करते हैं, वो भ्रम फैलाने के लिए इवेंट करते हैं, वो भ्रम फैलाने, झूठ बोलने के लिए आप लोगों का सहारा लेते हैं। आइए सुनिए, और हम झूठ बोल रहे हैं, आगे तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन अब देश सोशल मीडिया का जमाना है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है कि एक अंतर्देशीय पत्र जाएगा और 2 महीने में पहुंचेगा, किसी को पता लगेगा। 2 मिनट में ही लोग देख लेते हैं अपने फोन पर और एनालाइज कर लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो इसलिए उसी का परिणाम है। लोकतंत्र के अंदर तो पैमाना वोट है। आप देखो निरंतर वोट जो जिस तरीके से लोग हर बार इजाफा करते आ रहे हैं, और अब बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर दीदी को भी पता लग जाएगा कि किस तरीके की साजिश रची है। वो जब वहां पर जीत होगी ना भारतीय जनता पार्टी की, उसे भी साजिश करार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी बात। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं खुद 2 बार वेस्ट बंगाल के अंदर घुमा हूं। मैं आम चलने फिरने वाले या छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, पटरी वाले और आम लोगों से मैं मिला हूं। लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है। तो यही जो है विपक्ष इस पर कह रहा है ना कि एसआईआर इसीलिए हुआ है। आप देखिए एसआईआर क्या हुआ। एसआईआर के अंदर जो पात्र व्यक्ति नहीं है उनके वोट का अधिकार खत्म करना चाहिए, नहीं चाहिए? आप बताइए। आप अमेरिका में जाके वोट दे पाएंगे? आप लंदन में जाके वोट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। अरे जब हिंदुस्तान का जो नागरिक नहीं है हिंदुस्तान में वोट कैसे दे देगा? इसको चेक करना कोई खिलाफत है क्या किसी की? कमाल है, कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा ना, कोई आरोपों में दम नहीं है। तथ्य की बात नहीं करेंगे, डिबेट करो, कोई डिबेट नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाया और भागे एसआईआर। अरे भाई, मोदी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व से टक्कर लेने के लिए लोगों की विकास का, लोगों के सोशल वेलफेयर का एक बड़ा खाका खींचना पड़ेगा, बड़ी पॉलिसी और बड़ी योग्यता लानी पड़ेगी। ये झूठ बोलने से मोदी को हराया नहीं जा सकता। विपुल गोयल जी, एक आखिरी सवाल आपसे। 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। हरियाणा के बजट से इस बार हरियाणा की जनता क्या उम्मीद लगाए? क्या कुछ पिटारे से निकलने वाला है? हरियाणा की जनता को क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, मेरा भी राजनीतिक जीवन, चाहे मैं 2014 से इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का पार्ट बना हूं और मैं जनप्रतिनिधि बना हूं, लेकिन मैं राजनीतिक सूझ समझ मेरी बहुत पुराने से है। लेकिन इतने बड़े नंबर पर, इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े वर्टिकल और इतने बड़े सेगमेंट को जो छूने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया, मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा।
हर सेगमेंट के लोगों को, हरियाणा के लोगों को जा जाकर पूछने का, उनका फीडबैक लेने का काम किया है। और अभी परसों तक का आंकड़ा था 9,000 से ज्यादा सजेशंस उन्होंने कलेक्ट करने का काम किया। इतना बड़ा नंबर मैंने कभी नहीं देखा कि राजनीति के अंदर कोई मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर लोगों से सुझाव ले कि हमारा वोट, हमारा बजट कैसा होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आने वाला बजट सर्वस्पर्शी होगा, बेहतर होगा और लोगों के, ये हरियाणा की सरकार का बजट नहीं होगा, हरियाणा की जनता का बजट होगा। 2,80,00,000 लोगों का बजट होगा। ठीक है, आप हरियाणा की जनता का बजट बता रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने फरीदाबाद के लोगों को मिनी स्टेडियम की सौगात भी दी, तो ऐसे और क्या क्या तोहफे आप प्रदेशवासियों को देने वाले हैं? देखिए, मैं मंत्री, अपना जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मंत्री भी हूं। मैंने बताया कि चाहे स्मार्ट तहसीलों की बात हो, चाहे नई एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी की बात हो, एयर टैक्सी की बात हो, उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर नए नए जो काम है डेवलपमेंट के, वो करने की बात हो, और अपनी विधानसभा के अंदर भी एक बड़े अच्छे तरीके से लोगों से जो हम वादे करके आए थे, लोगों की जो इच्छाएं हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जो टाइम के साथ साथ बदलता रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन की भी जरूरत होती है। तो मैं यही है कि उनके अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप जो काम होगा उसे करेंगे। और हरियाणा के अंदर जो मेरे अंदर मंत्रालय है, उसको अच्छा रिजल्ट और लोगों के कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनसे बेनिफिट हो सके और जो लोगों की उम्मीदें उन पर हम लोग खरा उतर सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल गोयल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत का रखने के लिए। और विकसित भारत का जो सपना 2047 का रहा है, उसमें हरियाणा की भूमिका, आपके विभागों की भूमिका बहुत ज्यादा रहने वाली है। बहुत 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 धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।